हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट के द्वारा देश में पहली बार बायो स्रोत से नैनो सिलिका खोजी गई। एनएसआई यानी कि राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इजरायली तकनीकी पर आधारित कितनी हाई टेक नर्सरी स्थापित होंगी? तो 150 जो है हाई टेक नर्सरी स्थापित की जाएंगी हमारे प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया? तो जो रानीपुर सेंचुरी है इसे जो है टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता? तो अभी जो है हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ पर किया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है हर साल 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये जो है 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1986 के बाद पहली बार कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? तो जो कनाडा है ये जो है 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार की ओर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को किस राज्य की कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई नियमावली को मंजूरी दी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक नई नियमावली को मंजूरी दी है। अब ये जो नई नियमावली है इसके तहत क्या है? तो इसके तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वो अपनी संपत्ति अपनी ज़मीन जो है अस्पताल के लिए दान करता है, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति जो है ये अपनी ज़मीन अस्पताल के लिए दान करता है तो वो जो अस्पताल वहाँ पर बनाया जाएगा उसका नामकरण उसके नाम पर या फिर उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा। तो ये जो नई नियमावली है ये उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है। अभी तक क्या था कि अभी तक जो सरकारी अस्पताल हैं इनका निर्माण ग्राम समाज या फिर अन्य सरकारी ज़मीन पर किया जाता है। यह ज़मीन आबादी क्षेत्र से काफ़ी दूर होती है और ऐसे में जो वहाँ पर चिकित्सक होते हैं और इसके अलावा जो चिकित्सा कर्मी होते हैं उन्हें जो है रहने की काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो आबादी से दूर होते हैं। सुनसान इलाके में अस्पताल होने से उनकी सुरक्षा भी प्रभावित होती है। स्वास्थ्य विभाग में एक सर्वे किया गया था और उसमें ये बात सामने आई थी कि यदि आबादी क्षेत्र में अस्पताल रहे तो रख रखाव व उसकी सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जा सकेगी। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है इसने एक नई नियमावली बनाई है और ऐसे में क्या प्रावधान किया गया
कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी ज़मीन देता है, अस्पताल के लिए दान करता है, तो उस अस्पताल का नामकरण उसके नाम पर या फिर उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा। तो ध्यान रखेंगे इस तरह की जो नियमावली है ये उत्तर प्रदेश में जो है लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अग्निवीरों को नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों हाल ही में जो एक योजना शुरू की गई है हमारे देश में, अग्निपथ योजना, उसके तहत क्या था कि जो युवा थे उनको सेना में शामिल किया जाएगा 4 साल के लिए। आपको बताया था कल की वीडियो में अग्निपथ के बारे में। तो उन्हें जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, ऐसा इस योजना के तहत प्रावधान था। तो इसमें क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये कहा कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें जो है अगर वो प्रदेश से संबंधित है कोई भी युवा, तो उसे जो है प्रदेश में पुलिस हो गई और इसके अलावा जो भी सेना हो गई, यानी कि जितनी भी यहाँ पर सैन्य सुरक्षा से संबंधित जो नौकरियाँ होंगी यहाँ पर उन्हें जो है क्या दिया जाएगा, कुछ आरक्षण दिया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि अद्वितीय अग्निपथ प्रणाली के तहत सेना हो गई, नौसेना और वायुसेना में अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले अग्निवीर कर्मियों को राज्य की पुलिस और संबंधित सेवाओं में भर्ती में प्राथमिकता होगी। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अधिकतम 4 वर्षों के लिए त्रिसेवाओं में कर्मियों की अल्पकालिक संविदा भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के एक दिन बाद आया है। यानी जो अग्निपथ योजना शुरू की गई है उसके एक दिन बाद जो है ऐसी घोषणा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें जो है प्रदेश में पुलिस बल और इसके साथ ही संबंधित जो भी सेवाएं होंगी तो उनमें जो है क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर सबसे पहली बार जो है ऐसी बात कही गई है, तो ये हमारा प्रदेश हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो अग्निवीरों को जो है क्या देगा, प्राथमिकता देगा पुलिस की, राज्य की पुलिस की नौकरी में और इसके साथ ही जो भी संबंधित सेवाएं होंगी उनमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो अभी जो है एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है और वो भी किसके द्वारा, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चोपड़ा का इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर का था जो उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। इससे पहले दोस्तों 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। यानी दोस्तों जो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए कि जो रिकॉर्ड था भाला फेंक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ये किसके नाम पर था, तो ये नीरज चोपड़ा के नाम पर था और ये कितनी दूरी का था, तो 88.07 मीटर का था और जो कि इन्होंने कहाँ पर बनाया था, ये उन्होंने बनाया था पिछले साल मार्च में पटियाला में। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था जिसमें इन्होंने 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और अभी जो है फिर से इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है 89.3 जो मीटर दूरी का। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और ओलंपिक में केवल दूसरे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता है। चोपड़ा का 89.30 मीटर प्रयास उन्हें विश्व सीजन के नेताओं की सूची में 5वें स्थान पर ले जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग देखी जाए तो ये विश्व में जो है पाँचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ध्यान रखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है भाला फेंका किसने बना दिया है, नीरज चोपड़ा ने। और कितनी मीटर दूरी का, तो 89.3 जो मीटर दूरी का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें जो है भारत 37वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 6 स्थान की छलांग लगा करके 37वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पर है, ध्यान रखेंगे डेनमार्क का नाम, डेनमार्क जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। जबकि जो स्विट्जरलैंड है इसे दूसरे स्थान पर रखा गया है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है। सूचकांक 63 देशों की सूची है जिसे स्विस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित किया गया है। और दोस्तों ये पहली बार जो है 1989 में प्रकाशित हुई थी।
तो ध्यान रखेंगे हाल ही में कौन सी रिपोर्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, इसमें जो है भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसमें भारत 37वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क, और जो दूसरे स्थान पर है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे 63 देशों की ये सूची है। दोस्तों जो रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी जो है कई बार ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे गए, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की कितनी उम्र में मौत हो गई, तो 60 वर्ष की उम्र में जो ये हाथी है इसकी मौत हो गई है। और यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इस हाथी के नाम पर क्या रिकॉर्ड है कि ये एशिया के सबसे लंबे दांत वाला हाथी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके दांत हैं जो कि जमीन में छूने लगे थे। दोस्तों एशिया के सबसे लंबे दांत वाले जो हाथी थे भोगेश्वर, इनकी जो है 60 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है। जंगली हाथी जिसे मिस्टर काबनी के नाम से जाना जाता है, मिस्टर काबनी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में मृत पाया गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भोगेश्वर के दांत की लंबाई कितनी थी, तो 2.54 मीटर और 2.34 मीटर इनकी जो दांत हैं वो लंबे थे। अपने कोमल स्वभाव के लिए ये जाना जाने वाला हाथी पिछले 3 दशकों से काबनी बैक वाटर में बार बार आता है। तो ध्यान रखेंगे कि एशिया में जो सबसे लंबे दांत वाला हाथी था उसका नाम क्या था, तो भोगेश्वर उसका नाम था। कितनी वर्ष की आयु में उसका निधन हुआ, तो 60 वर्ष की आयु में उसका निधन हुआ। और इनके नाम पर जो है क्या रिकॉर्ड था, तो इसके नाम पर जो सबसे लंबे दांत का रिकॉर्ड था एशिया में, और दांतों की लंबाई कितनी थी, तो ध्यान रखेंगे 2.54 मीटर और 2.34 मीटर इसके दांतों की लंबाई थी। और दोस्तों ये कहाँ पर मृत पाया गया, तो वो भी ध्यान रखेंगे, तो कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जो है ये मृत पाया गया। अब दोस्तों कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी ये जो है कहाँ पर है, तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है। और किस जिले में पड़ती है, तो नर्मदा जिले में पड़ती है। किसकी प्रतिमा है, तो ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, ध्यान रखेंगे ऊंचाई यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर इसकी लंबाई है, और अगर बेस सहित देखा जाए तो 240 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अगला ध्यान रखेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में है, और ये जो है किसकी प्रतिमा है, तो ध्यान रखेंगे संत रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ध्यान रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के लातूर में है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के पाली में है स्टैचू ऑफ पीस। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में प्रतिमा जो है ये कहाँ पर बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है बिहार के बोध गया में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कितनी लंबी होगी, तो ये जो है 100 फीट। ठीक है, ध्यान रखेंगे 100 फीट इसकी लंबाई होगी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा यानी कि लेटी हुई स्थिति की जो है ये प्रतिमा होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनकोवैक्स का अनावरण किया, तो ये जो है कृषि मंत्रालय ने इसका अनावरण किया है। कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनकोवैक्स का अनावरण किया। इस वैक्सीन को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने विकसित किया है। यह जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। इस वैक्सीन का जो इस्तेमाल है वो किन किन जानवरों पर किया जा सकता है, तो कुत्ते हो गए, तेंदुआ हो गए, चूहे, शेरों और खरगोशों में इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भारत में पशुओं के लिए विकसित पहला कोविड-19 वैक्सीन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जानवरों के लिए जो है भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी रही, तो एनकोवैक्स नाम ध्यान रखेंगे, ये पहली वैक्सीन है जो कि जानवरों के लिए विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जून को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है, तो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के व्यवहार की
प्रभाव की ओर जो है ध्यान आकर्षित करना इसका उद्देश्य होता है। और जो है ये दिवस इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि दुरुपयोग कैसे कायम रहता है और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल की थीम क्या रही 2022 की? तो ध्यान रखेंगे, बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला है। ये जो है 2022 की थीम रही, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की। अगला क्वेश्चन है, गुरुनौद गुरनेदू सनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो गुरुनेदू सनापति हैं, इन्होंने सोमवार को 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने लड़कों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल प्रयास का 230 किलोग्राम यानी 104 किलोग्राम 126 किलोग्राम भार उठाकर के स्वर्ण पदक जीता है। सेनापति के साथ सौम्या एस दलवी ने कांस्य पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत की तालिका में एक और पदक जोड़ा है। तो ध्यान रखेंगे कि जो अभी हाल ही में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप 2022 आयोजित हो रही है, तो इसमें जो है जो भारत के गुरुनेदू सेनापति हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया है? तो ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है भारत के लिए। और किस स्पर्धा में? तो 55 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने ये मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केरला। दोस्तों, केरल राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना चालू हो गई है। और ये जो सुरक्षा मित्र परियोजना है, ये किस तरह की परियोजना है? तो ये एक वाहन निगरानी प्रणाली है। जो सुरक्षा मित्र परियोजना है, क्या ये वाहन निगरानी प्रणाली है? यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, तो ये जो प्रणाली है, ये मालिकों की मोबाइल फ़ोन पर एक संकट संदेश भेजेगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो सुरक्षा मित्र परियोजना है किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। और इसके साथ ही जो सुरक्षा मित्र परियोजना है, ये किस तरह की परियोजना है? तो ध्यान रखेंगे, ये एक वाहन निगरानी प्रणाली होगी जिसे जो है केरल सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो जो मुंबई है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जो मुंबई है, ये जो है हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। दोस्तों, देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, ये जो है डूब जाएगी, ऐसी एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई है। और ये जो खतरा है पहले भी कई सारी इंटरनेशनल स्टडी में जताया जा चुका है। और अभी जो है एक हालिया में एक स्टडी ने दावा किया है कि जो मुंबई शहर है, ये हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। करीब 19 वर्ग किलोमीटर का इलाका तो जो है इससे भी कहीं ज़्यादा 8.45 मिलीमीटर प्रति वर्ष की तेज़ी से डूब रहा है। इस स्टडी के अलावा दोस्तों, एक IIT जो बॉम्बे है, इसने एक रिसर्च किया था इससे पहले। तो उसमें ये बताया गया था कि जो मुंबई शहर है, इसके नीचे बैठने का सालाना जो औसत है वो 28.8 मीटर है। इसमें यह भी बताया गया था कि मुंबई के किन किन इलाकों को ज़्यादा खतरा है। तो दोस्तों, जो हमारे देश का शहर है एक मुंबई, ये जो है आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में जो है ये मुंबई डूब जाएगा, ऐसा एक रिसर्च में दावा किया गया है। क्योंकि जो मुंबई है, ये हर साल कितना 2 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। ये हाल ही में जो रिपोर्ट हुई है उसने दावा किया है। लेकिन इससे पहले जो IIT बॉम्बे की रिसर्च में एक दावा किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि सालाना जो औसत है मुंबई का नीचे धंसने का, वो कितना है 28.8 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा शहर है जो कि आने वाले समय में डूब सकता है, या फिर ऐसा कौन सा शहर है जो कि 2 मिलीमीटर, या आपसे पूछ लिया जाए कि सालाना औसतन 28.8 मिलीमीटर की दर से जो है नीचे डूब रहा है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई। तो दोस्तों, ये थे 17 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था थाईलैंड, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 8 वर्ष। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो और वीडियो को रेगुलर देखने की हैबिट बनाइए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।